ये है सेट 4 2024 का। और हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशन दी हैं। अभी हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। सो फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। और इन्हें सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो ये आ गया, फर्स्ट इक्वेशन होगी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई एंड बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सेकेंड इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब इनमें से इन दो इक्वेशन में से हम x एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये एलिमिनेट हो गया x और बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन है y, नेगेटिव y ले लेते हैं कॉमन। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव बी। तो y नेगेटिव बी है और इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज करके हम निकाल सकते हैं a। सो फ्रॉम 1, सो दिस इज ए एक्स बी इंटू नेगेटिव बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए एक्स नेगेटिव बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसल्ड। ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई, x है a और y है नेगेटिव b, तो x प्लस वाई है a माइनस b। तो c इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है HCF of two numbers 65 and 104 is 13 and LCM of them is 46, we have to find the value of x। और दो नंबर्स और HCF और LCM के बीच में रिलेशन है HCF into LCM equal to product of two numbers। Now HCF is 13, this is HCF, LCM is 40x, so 13 into 40x, and two numbers are 65 and 104, so which gives me x is equal to 65 into 104 upon 13 into 4. So 13 5s are 65, 5 8s are is 40, and 8 1s are is 8, 8 3s are 24. So the value of x is 13, which is option B. So B is the correct answer for this one. ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की एट 1 and 4 and we have to add them। So given polynomial is this, let's find out the value of p of 1 plus p of 4। So value of the polynomial at p of 1 and p of 4 can be find out by just putting the value of x। इसमें हम डालेंगे वैल्यू ऑफ x की, हमें मिलेगा p of 1 और वैल्यू 4 डालेंगे तो x की वैल्यू 4 डालेंगे तो मिलेगा p of 4। So this is 1 square minus 5 into 1 plus 6 plus p of 4 now, which is 4 square minus 5 into 4 plus 6. So 1 negative 5 plus 6 plus 16, so negative 20 plus 6. And which gives me this negative 4 plus 6 is 2 plus 6 is 18. 18 minus 20 is negative 2 plus 6 is 4. So B is the correct answer for this one, for question number 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है अगर डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है 16 तो वैल्यू ऑफ C क्या है। लेट्स राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and the coefficient of x square which is denoted by a is 3, x for x is negative 2 और C तो C ही है। Now discriminant D is given by b square minus 4ac और ये आपको दे रखा है 16, this is equal to 16।
So B is negative 2 square minus 4 into A into C 16, which is 4 minus 12C is equal to 16. Negative 12C is equal to 16 minus 4 is 12. So C is equal to negative 1. Negative 1 means for C is the answer. Okay, next question में पूछा है if an arc subtends an angle of 90 degree at the center of a circle, the ratio of length to circumference of the circle क्या हो? So let this be a circle, the center O, मान लो ये circle with center O, and an arc is subtending an angle of 90 degree. Let's say this is the arc AB. So AB subtend कर रहा है angle 90 degree at the center. So the ratio of its length, arc length. Length means the length of the arc to the circumference of the circle. So arc length to circumference of the circle. We have to find the ratio for them. Now arc length is given by theta by 360 into 2 pi r, and circumference is given by 2 pi r gets cancelled. Theta central angle is 90, so 90 by 360 is 1 by 4, so required ratio is 1 is to 4. So B is the correct answer for this one. Okay, question number 6 में दिया है area of the sector of a circle of radius 12 centimeter 60 pi centimeter square. We have to find the central angle. So हमें find out करना है central angle means theta. Let this be the circle और ये है इसका center O. Let these be the radii and this be the sector. So let the central angle be theta. अब area of sector इसका area दे रखा है 60 pi centimeter square and radius is 12 centimeter. So we have to find the central angle theta. Now area of sector is given, which is 60 pi centimeter square. Now area of the sector has the formula theta by 360 into pi r square is equal to 60 pi. Pi and pi gets cancelled. So this theta by 360 and our radius is 12 square. So this is 12 into 12 and 12 3 is 36. So it's 30. So theta is equal to 60 into 30 by 12. So 12 5s are 60 and the central angle is 150 degree. 150 degree means D is the correct option for this one. And question number 7 में दिया है difference of mode and median is 24. So mode minus median is given, which is equal to 24. And we have to find the difference of median and mean. So that means we have to find median minus mean. Okay, this is given and there is an empirical relation between mode, median and mean, which is median, free median is equal to mode plus 2 mean. Now we have to find the difference between median and mean. That means we have to eliminate mode. Okay, so using this, I can find out mode. I can write mode. This is mode plus mode minus free median. Let this be mode minus 3 median and shift mean to the other side to modes. Now I have two equations. This one. This is mode. The first equation is mode minus, let this be median is equal to 24. The second is mode minus 3 median is equal to negative 2 mean. So I'm going to eliminate mode, going to subtract these two equations. So this gets eliminated, minus median plus 3 median is 2 median is equal to 24. This is 24 plus 2 mean. Now I have to find the difference between median minus mean. So this is 2 median. Shift that to the right left hand side.
to mean is equal to 24. 2 is common. So median minus mean is equal to 24. And this is now 12. So difference between median and mean is 12. 12 means A is the correct option first. तो क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है टू डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस तो टोटल आउटकम्स जो है दो डाइस पे वो है 6 स्क्वायर 36 अब आउटकम्स जो है मान लो ये है पहली डाई के नंबर्स और दूसरी डाई के नंबर्स यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 अब आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 1 1 ये दोनों ऑड है उसके बाद है इधर 1 3 दोनों ऑड होने चाहिए फिर है 1 5 हो गए 3 इधर हो जाएगा 3 1 दोनों ऑड है इधर आपको सिर्फ ऑड चाहिए तो यहाँ पे ऑड हो जाएगा एक हो जाएगा 3 5 तो यहाँ 1 1 1 3 और 1 5 है इधर 3 1 और इधर 3 3 भी है तो इसी तरह 4 के साथ 2 तो इवन ही है 2 को लेना नहीं है 5 है ऑड तो हो जाएगा 5 1 5 3 एंड 5 1 तो टोटल जो ऑड आउटकम्स हैं वो है 3 3 6 और 3 9 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स ऑन both dies वो है 9/36 अब 9/36 यहाँ पे है तो आर ऑप्शन इज ऑप्शन डी 9/36 फिर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर तो सॉलिड हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया जो है ये है सॉलिड हेमिस्फेयर तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 3/r². To square of its radius, the ratio of total surface area to square of radius. तो रेडियस है r² स्क्वायर ऑफ रेडियस जो कि हो जाएगा 3π/1 और आंसर है 3π/1 विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है साइन थीटा है 1 और वैल्यू ऑफ निकालनी है हाफ साइन थीटा बाय 2 तो आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें पता है साइन 90 होता है 1 तो 1 की जगह डाल देंगे साइन 90 इसका मतलब एंगल था 80 डिग्री तो थीटा आ गया 90 डिग्री नाउ लेट्स इवैल्यूएट हाफ साइन 90/2 सो दिस इज 45 और साइन 45 होता है 1/2 so this is 1/2 into so A is the correct option for question number 10. फिर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल और एक लाइन की इक्वेशन है 5x - 3y is equal to 2 तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी इनमें से अब हमें पता है पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के साथ चेक करें तो 5/a1/a2 आएगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करें तो -15x - 9y इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ a1/a2 आपको मिलेगा दिस इज 5/-15 ये है -1/3 और b1/b2 है -9/-3 विच इज 3 तो यहाँ तो ये इक्वल नहीं है so इसका मतलब पहला वाला जो केस है दैट इज नॉट फॉर द आंसर ओके सेकेंड इक्वेशन के साथ चेक करो 15x + 9y is equal to 5 तो a1/a2 है 1/3 और -3/9 है -1/3 ये भी इक्वल नहीं है so this is also not the case
ओके, थर्ड जो है वो है 9x - 15y इज इक्वल टू 6. So this is 5 by 9. This is -3 by -15 is 1 by 5 और ये भी इक्वल नहीं है. This is also not the case. ओके, फिर चेक करते हैं -15x प्लस 9y इज इक्वल टू 5 के साथ. तो -5 by -15 is 1 by 3. 5 by -15, -3 by 9 is also -1 by 3, and then 2 by 5 is C1 by C2. So this is equal, this is not equal. That means D is the correct option for question number 11. Okay, 12th में दिया है three numbers in AP have the sum 30. What is its middle term? तो तीन नंबर्स जब भी AP में है तो हम मान लेते हैं AP की टर्म्स हैं A minus D, A and A plus D. Let these be the three terms क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी में D है यहाँ पे और इन तीन नंबर्स का सम है 30. दैट मीन्स 3A - D A plus D हो गया 30D इट्स कैंसिल. 3A इज इक्वल टू 30 तो A आ गया 10 और मिडिल टर्म भी A ही थी तो आपका आंसर है 10. तो जब भी आपको थ्री नंबर्स का सम दिया है तो ऑलवेज मेक श्योर दैट you consider these terms as A minus D, A and A plus D, which will help us to cancel D and find out A easily. फिर क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ट्राइंगल ABC में DE is parallel to BC और AD है 4 centimeter AB. AB is 9 centimeter which gives us BD as 5 centimeter और AC की लेंथ दे रखी है 13.5. We have to find the length of AC. So we can use BBD theorem in this case. So DE is parallel to BC. We have to find the length of EC. Now we can use the BBD theorem here. So I can use that AD. Let me use AD by AB. Sides are in proportion, so AD by AB. Because these triangles are similar, ADE, let me write it this way. Triangle ADE is similar to triangle ABC by AA similarity. तो ये triangle similar है तो AD by AB is in proportion. AD and AB are in proportion with AE by AC. Now AD is given which is 4. AB 5 का यूज हुआ नहीं तो AB है आपकी 9. AE आपको फाइंड आउट करनी है. AC है 13.5. So cross multiplying this gives me 9 into A is equal to 4 into 13.5. So A is equal to 4 into 13.5 by 9, which is 1.5 and this is 6. So 6 centimeter is A. लेकिन हमसे पूछा है EC. तो EC हो जाएगा 13 minus 13.5 minus 6. So this is 13.5 minus 6. which is 13.5 minus 6, which is 7.5. So 7.5 means B is the correct answer for this one. Question number 14 में दिया है at some time of the day the length of the shadow of a tower is equal to its height. तो हम मान लेते हैं this is the tower and this is the length of its shadow and the sun's altitude at that time. This is the length of the shadow. Sun's altitude at that time will be the angle made by the sun with the top and this point of the shadow. Or we can say that the line of sight here. Now, let's say here is the sun. So these are the rays coming from touching the top of the tower to the point where the shadow is ending, जहाँ shadow खत्म हो रही है. तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. टावर की हाइट
हम मान लेते हैं ए बी और लेंथ ऑफ द शेडो मान लेते हैं बी सी, दोनों इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू दिया है बी सी। लेट्स यूज द रेशियो, हम यूज करते हैं tan थीटा इज ए बी बाई बी सी, बोथ आर इक्वल, सो इट कैन बी ए बी बाई ए बी, ये हो गया 1। तो tan थीटा हो गया 1, और एंगल इसके लिए tan 1 होता है, वो है 45, so which gives me theta is equal to 45. So this angle the sun's altitude at the time is 45 degrees, so I guess this is B. And question number 15 में दिया है AB and AC are tangents to the circle, so these are the tangents to the circle. Angle ABC is 42, we have to find the measure of angle BAC. Now AB is equal to AC. The reason here tangents drawn from an external point to a circle are equal. Equal. Then the opposite angles be equal. So this means that angle ACB is equal to angle ABC. ये दोनों ही हो जाएंगे 42 डिग्री, और उनका रीजन है angles opposite to equal sides are equal. बट हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC, दिस वन। सो एंगल BAC को हम निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, 180 माइनस 42 प्लस 42, so 180 minus 84, this is 6, 17 minus 8 is 9, so this is 96 degrees, so A is the correct option here. Okay, question number 16 में दिया है that we have to find the fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose three vertices are given. So let's say this is a parallelogram ABCD, और इसके तीन वर्टिसेस A है -2, -3, sorry 3, and B has 6, 7, C is 8, 3. We have to find D. Let's say what coordinates of D are x, y. अब यहाँ पे हम एक फीचर यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर at point of intersection O. So that means O midpoint है AC का, O midpoint है BD का। तो O के कोऑर्डिनेट्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, AC को A और C के कोऑर्डिनेट्स लेके और B और D के कोऑर्डिनेट्स लेके, और दोनों से ही हमें O के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगी x और y की वैल्यू। So we have used the property here that we know that diagonals of a parallelogram, they bisect each other. Bisect each other means the coordinates of midpoint of AC is equal to the coordinates of midpoint of BD. Okay, now a midpoint of AC निकालने का तो फॉर्मूला है x1 plus x2 by 2, so this is x1 plus x2 by 2 AC के लिए, और 3 plus 3 by 2. Similarly BD का जो मिड पॉइंट O है उसी के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे x plus 6 by 2 and y plus 7 by 2, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिलेंगी x और y की वैल्यू। सो दिस इज -2 plus 8 is 6 by 2 is 3, so 3 is equal to x plus 6 by 2. So x plus 6 is equal to 6, which gives me x is equal to 0. Equating this gives me 6, 3 is equal to y plus 7 by 2. So y plus 7 is equal to 6, which gives me y is equal to -1.
फोर्थ वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 and -1, so B is the correct option here. फिर क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है फॉर एन इवेंट P of E and P of not E is equal to Q, we have to find the value of Q square minus 4. So P of E plus P of not E is given, ये दिया है, और हमें पता है probability of even and not E is 1. So Q है 1. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है Q square minus 4, which is 1 square minus 4 is -3. So this is A. 70. फिर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट. सो ये है कॉमन टेंजेंट इन दो सर्कल्स की टचिंग एक्सटर्नली एट ए. So QR is a common tangent to the given circles touching externally at A. ये दोनों circles touch कर रहे हैं A पे. Tangent A, tangent at A meets QR at P. और AP है 4 point. So we have to find the length of QR. Now here for this circle AP is equal to QP, क्योंकि AP और QP है tangents drawn from an external point P to this circle. और इसी तरह यहाँ पे AP is equal to है PR इस सर्कल के लिए, क्योंकि ये है tangents drawn from an external point to the circle. AP तो 4.2 है, इसका मतलब QP भी 4.2 है और PR भी 4.2 है, और हमें निकालना है QR. तो QR is the sum of QP plus PR, which is 4.2 plus 4.2, which is equal to 8.4 centimeter. That means C is the correct option for this one. Question number 19 has assertion and reason based. We have to find out of these four options which is the correct one. Assertion है midpoint of a line segment divides the line segment in the ratio 1:1, which is true. Now the ratio in which the point -3k divides the line segment joining the points is 1:2. ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला होता है xy is equal to m1x2, जहाँ m1 और m1:m2 ये है रेशियो, और ये है पॉइंट्स x1 y1, ये है x2 y2, और ये है xy. ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इन दोनों के जॉइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करा है. तो कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे m1x2, यहाँ हो जाएगा m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. इधर है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. नाउ xy, ये है xy, दिस इज -3, m1 m1 है 1, x2 है -2, m2 है 2, x1 है -5. m1 plus m2 is 3, and m1 है 1, y2 है 3 plus m2 है 2, m2 is 2, and y1 is 4 upon 3. So let's equate them now. So -3 comma k is equal to, this is -2, -10/3, and comma, this is 3 plus 8, which is 11/3. Now this is -3/k. Now this comes out to be -12, so this is -4/11/3. Now these two are not equal.
These two are not equal. These two are not equal. So that means this is not the correct statement. So this is false. क्योंकि अगर ये 1:2 इसका रेशियो है तो उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल आने चाहिए y की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट से मिलेगी और x की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट से मिलेगी, लेकिन यहाँ पे x और ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है। x का कोऑर्डिनेट ये और यहाँ से x का कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसकी वैल्यू ये इक्वेट नहीं हो रही है, तो दिस इज फॉल्स. So that means true and false. True and false means C is the correct answer for this one. Okay, question number 20 में दिया है the circumference of a circle is 176, then its radius is 28. Let's find out. So 2 pi r is equal to 176. R हो जाएगा 176 into 7 by 22 into 1 by 2. 11 2 that is 22 and 16 to 8 to 4, which is equal to 28 centimeters. So this is true. And the reason we have used this, which is also true. So that means for this, our correct option should be A, that both the assertion and reason are true, and reason R is the correct explanation of the assertion A. The next question में दिया है 3 bells tall at 9, 12 and 15 minutes respectively. 3 bells 9, 15, 12 और 15 मिनट बाद टॉल करती हैं, तो if they start tolling together, अगर वो इकट्ठे टॉल करें तो कितने टाइम के बाद दोबारा वो इकट्ठे टॉल करें. तो इसके लिए इस केस में हम निकालेंगे एलसीएम, मतलब कम से कम कितने टाइम में, तो कम से कम कितने टाइम में दोबारा टॉल करेंगे, तो हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन वेरिएबल उस टाइम का. तो 9 होता है 3 स्क्वायर, 12 हो जाएगा 12 can be factorized as 4 into 3, so 2 square into 3, and 15 is 3 into 5. अब इसमें जो एलसीएम है वो हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा है 3 स्क्वायर, और रहेगा 2 स्क्वायर into 5. So this is 9 into 4 is 36, into 5 is 6 5 are 30, 5 are 15 and 80. So after 180 minutes they will toll together again. So this is the least possible time after which they will toll together again. So after 180 minutes they will toll together again. ये क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है the minute hand of a clock is 14 centimeter long. We have to find the area on the face of the clock described by the minute hand in 5 minutes. तो minute hand 5 minutes में कितना एरिया स्वीप करेगा वो हमें निकालना. So let's say this with the clock, and in clock we have 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Let's say minute hand, this be the minute hand, and this is the area swept by minute hand in 5 minutes. Sorry, angle swept by the minute hand in 5 minutes. ये एंगल स्वेप्ट करती है. अब 5 मिनट के कितने एंगल्स स्वेप्ट करेगी ये, तो 5 मिनट के मिनट हैंड जो एंगल स्वेप्ट करेगा वो होंगे 12. ये सभी, और ये है 12 सेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इसका मतलब है ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल थीटा, तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 minutes will be 360 K 12, which will be equal to 30 kilo. So I can write that the angle swept by minute hand in 5 minutes, that will be 360 divided by 12, which is equal to 30 degree. Now we have to find the area on the face of the clock described with a minute hand in 5 minutes. So this is the angle, and area swept by the minute hand in 5 minutes will be the area of the sector.
made by it in 5 minutes. So area swept by minute hand in 5 minutes. That will be the area of the sector theta by 360 into pi r square. Here theta is 30 degree. So 30 by 360 into pi. Pi is not given, so we will consider it as 22 by 7. Radius will be the length of the minute hand, which is 14. So 14 into 14 square. So 7 to that is 14. It's 3 and 12. So 2, 6 is 12, 3 and 11. So 11 into 14 is 154 by 3. So 3, 4 that is 12. Sorry, 3, 5 that is 15, 51.33 centimeter square. Okay, so पहला part हो गया. Second part, we have to find the length of the arc of a circle. हमें find out करनी है length of the arc of a circle which subtends an angle of 60 degree at the center of a circle of radius 42. So we have one more circle here. Okay. इसमें दिया है length of the arc of a circle which subtends an angle of 60 degree at the center. तो हम मान लेते हैं ये center of the circle और ये subtend कर रहा है angle 60 degree at the center. Angle subtend कर दिया है, ये subtend किया 60 degree और हमें find out करनी है ये length. ये है आर ए बी. तो आर लेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है थीटा by 360 into 2 pi r. Now here radius is given which is 42 centimeters. So this is 42 centimeter. So let's put in the values. Yeah, 60 by 360 into 2 into 22 by 7 into r is 42. 7 6 is 42. This is 6. And 3 2 that is 6, and which is 44 centimeter is the arc length. Okay, question number 23 में दिया है evaluate 5 cos square 60 by putting in the angles. So let's put in the values. Now cos 60 is half, so half square plus 4, and secant 30 is the reciprocal of cos 30 is root 3 by 2. So this is 2 by root 3 square. Tan 45 is 1, so 1 square, or sin 30 is half, so half square plus sin 60 is root 3 by 2 square. Okay, so this is now 5 by 4 plus 4 by 16 by 3 negative 1. This is 1 by 4 plus 3 by 4. Okay, so this is now LCM is 12. This is 15 plus 12, 4, 64 minus 12. This is 4 by 4. Now 15 plus 64 is 979 minus 12 on 12. So 767 by 12 is the answer. Okay, इसी का है second part. तो इसका second part है हमें दिया है sin a minus b दिया है, cos of a plus b दिया है, हमें find out करने हैं angles a and b. तो पहले लिख लेते हैं sin a minus b, आपको दिया है हाफ. अब हमें पता है sin 30 होता है हाफ. sin 30 क्यों रिप्लेस करेंगे इधर, क्योंकि इक्वेट करने के लिए इधर साइन है, तो इधर भी साइन की ही वो वैल्यू डालेंगे, उस एंगल की वैल्यू डालेंगे जिसकी इसका साइन हाफ है, वो है साइन 30. तो इसका मतलब a माइनस बी, ये एंगल जो है ये 30 है, तो a माइनस बी है 30 लाइक दिस इक्वेशन 1. अब और दिया है cos ऑफ a प्लस बी हाफ, तो यहाँ ले लेते हैं cos ऑफ a प्लस बी हाफ. अब किसका किस एंगल का cos हाफ होता है, वो होता है 60. तो यहाँ हाफ की जगह डाल देंगे cos 60, तो a प्लस बी हो जाएगा 60 लाइक दिस इक्वेशन 2. अब बाय फाइंड आउट करने हैं एंगल ए एंड एंगल बी, तो एक बार इन इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं.
So by adding, it gives me 2a is equal to 90, which gives me a is equal to 45 degree, or from 1 say 45 minus b is equal to 30. So negative b आ जाएगा -15. So b is equal to 15. तो एंगल बी है 15 और एंगल ए 45 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में angle O is the center of the circle. Angle A is 145 and we have to find the value of x, which is angle AC. तो बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए सी बी जो कि है x. अब ये एंगल ए ओ 5 है तो ये है रिफ्लेक्स एंगल ए होगी. रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी हो जाएगा 360 minus 145 degree, which is 5, and 5 minus 4 is 1, 3 minus 2, 1, 215 डिग्री. तो ये एंगल है 215 डिग्री. अब यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे जो हमने 9 में पढ़ी है, एंगल subtended by an arc at the center इसका of a circle is twice the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. अब सेंटर पे एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल भी, और जिस आर्क ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है वो है ये आर्क, मेजर आर्क ए बी. और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल सबटेंड किया है वो है एंगल ए सी, और रिफ्लेक्स एंगल ए बी है 215 डिग्री, और ये है एक्स. सो ये है रिफ्लेक्स एंगल ए बी है इसका ट्वाइस, सो दिस इज 2 into x. सो x हो जाएगा 215 divided by 2, which is 107.5 डिग्री. तो x है 107.5 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन फिगर में दिया है ट्राइंगल ए एच के एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर. ये ट्राइंगल्स हैं सिमिलर. अगर ये सिमिलर है तो इस सिंबॉलिक फॉर्म से जो साइड्स प्रोपोर्शन में है वो है ए एच और ए बी. ये प्रोपोर्शन में है ए के एंड ए सी, और प्रोपोर्शन में है एच के एंड बी सी. अब इनमें जिन जिन की वैल्यूज पता है वो डालते हैं. ए एच नहीं पता, ए बी नहीं पता, ए के, सो दिस गेट्स cancelled. AK is 8, AC we don't know, HK is 6.4, BC is 3.4. You can take these points off. So AC into 64 is equal to 8 into 32, and AC is equal to 8 into 32 by 64, 8 8 are 64, 8 4 are 32, and AC is equal to 4 centimeter. The length of the AC is 4 centimeter. The section C में है short answer type questions of 3 marks each. Question number 26 है trigonometric identity जो prove करने हैं LHS is equal to RHS. So let's consider LHS. और LHS में है sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1. अब इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सीकेंड और tan में, और वो होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करके. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मींस आपको हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड करना है. ये कर दिया न्यूमरेटर को. अब है डिनोमिनेटर, तो sin थीटा by cos थीटा प्लस
cos theta by cos theta minus 1 by cos theta. Sin theta by cos theta होता है 10. This gets cancelled and this is negative 1. Plus 1 by cos is secant theta. Sin by cos is once again tan theta. This is 1 and this is secant theta. Now, अब जब ऊपर वाली जो टर्म है दैट इज न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखेंगे, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा को करते हैं अलग, और ये जो 1 है हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो इस 1 को, यस दिस इज 1, इसको रिप्लेस करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, सो tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड थीटा, ये है tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, इतना हो गया. अब हम लेते हैं कॉमन सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूँ. इसमें नेगेटिव बाहर निकाला तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा minus tan theta. So now the term which is common in these two terms, कौन सी terms, एक ये term और एक ये term में कॉमन है secant theta minus tan theta. न्यूमरेटर को टच नहीं करना है, तो ये हो गया secant theta minus tan theta. यहाँ बच गया नेगेटिव का, ये कॉमन हो गया, आगे है प्लस, ये रह गया. अब इन दो टर्म्स को ध्यान से देखो तो these are same. Secant theta, -1, -1, tan theta, this gets cancelled. And finally, we are left with secant theta minus tan theta. So 1 upon secant theta minus tan theta, which is equal to RHS. Question number 27 में दिया है 3 coins are tossed simultaneously. तो क्या है probability of getting at least one head, exactly 2 tails, at most 1 tail. The first and foremost है to write down the outcomes and to find out the total outcomes जब 3 coins simultaneously toss करते हैं. तो 3 coins simultaneously toss करेंगे तो total outcomes होंगे, एक कॉइन के टॉस करने पे आउटकम्स होते हैं 2. जितने कॉइन आप टॉस करेंगे उसको पावर में डाल दो, टोटल आउटकम्स है. अब ये जो आउटकम्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, इनकी लिस्ट, ये तो उसके लिए एक शॉर्टकट है 8. टोटल आउटकम्स इसका हाफ करो 4, तो 4 टाइम्स लिख दो आप हेड और 4 टाइम्स लिख दो आप टेल. अब 4 का आधा है 2, तो 2 टाइम्स लिख दो 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल. फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हेड टेल, हेड एंड टेल, ये है टोटल आउटकम्स. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1. तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक, तो ग्रेटर देन और इक्वल, कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. तो उसमें एक ऑप्शन है ये, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, इसे नहीं लेंगे तो आप है 7/8. नाउ सेकेंड वन, exactly 2 tails. The probability of exactly 2 tails और exactly 2 tails बराबर 2 इधर और इधर.
तो दिस इज 4/8 इधर मेरे साथ 3/8 तो ये है एग्जैक्टली सिर्फ दो होनी चाहिए 3/8 और नेक्स्ट पूछा है probability of at most one day probability of at most one day एट मोस्ट वन टेल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक कम से कम कितनी सकती है नहीं कोई टेल नहीं है कोई टेल नहीं है इधर एक टेल है इधर इधर एक टेल है इधर दो है नहीं लेंगे ज्यादा से ज्यादा एक ही चाहिए इधर एक टेल इधर दो टेल है इधर दो नहीं चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन है एक दो तीन चार तो ये है 4/8 विच इज इक्वल टू 4/8 ओके अब आगे पूछा है बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क पार्ट बी में तो टोटल इसमें जो आउटकम्स होंगे अगर एक डिस्क को अगर हम निकालें तो उसमें जो नंबर है वो 1 से लेके 90 to 90 नाउ प्रोबेबिलिटी है आपको निकालनी है 2 डिजिट नंबर लेस देन 40 लेस देन 40 होंगे शुरू 10 से जाएंगे 39 तक सो 39 माइनस 10 इज 29 प्लस 1 इज 30 टोटल है 30 so 30/90 which is 1/90 okay second में पूछा है number probability of number which is divisible by 5 5 से divisible हो साथ साथ greater than 50 हो तो 50 से आगे ही चलते 50 से आगे है 55 then 60 65 70 75 80 85 एंड 90 तो ये है सभी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके ग्रेटर देन 50 जाएंगे 90 तक तो ये है आपके 8 3 3 6 7 8 ओके थर्ड पे है परफेक्ट स्क्वायर चाहिए आपको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो है 1 से लेकर 90 तक वो है 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 36 49 and 8 8 that is 64 9 9 that is 81 10 10 that हो गया 100 ज्यादा तो 3 3 6 और 3 9 ये है 9/90 which is 1/10 अभी क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है Rihanna went to a bank to withdraw rupees 2000 and she asked the cashier to give her 50 and 100 rupee notes only तो रिहाना को सिर्फ 50 और 100 रुपी नोट्स की ही डिनोमिनेशन चाहिए मतलब रूट नोट्स जो है 50 और 100 की डिनोमिनेशन पे चाहिए तो उसको मिले 25 नोट्स इन ऑल तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रुपीस नोट्स ऑफ रुपीस 50 एंड रुपीस 100 शी रिसीव्ड तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x and number of 100 rupee notes be y and then according to question ये total notes है 25 तो first equation है x plus y तो दोनों notes हैं मिला के 25 अब अगर 50 के x notes हैं तो मनी होगी उसकी 50x और अगर 100 के y notes हैं तो टोटल होंगे 100 इंटू वाई मनी 100 की और इन दोनों को अगर दोनों को ऐड किया जाए 50 रुपी नोट्स और 100 रुपी नोट का जो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो है 2000 और इनमें हम 50 कॉमन ले सकते हैं तो इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 विच इज इक्वल टू ओके सो ये सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 अब इन दो इक्वेशंस को आप प्लस कर सकते हैं सॉरी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच विल help us to take off x तो x इसमें से निकल जाएगा सब्ट्रैक्ट करके और y माइनस 2y हो जाएगा नेगेटिव y एंड
25 minus 40 is negative 15, which gives us y is equal to 15. अब from 1 से हम निकाल सकते हैं x. So total notes say 25. So x हो जाएगा 25 minus 15, which is 12. So in the end, we can write number of 10, 50 rupee notes, sorry. So 50 rupee notes है 10 और number of 100 rupee notes जो है वो है 15 और total है 25. तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है find the zeros of the polynomial 4x square plus 4x minus v, and we have to verify the relationship between zeros and coefficients of the polynomial. So ये है क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए. और जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. So given polynomial is 4x square plus 4x minus 3. Now let's write down the coefficient of x square, coefficient of x, and constant as a, b and c. और इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से मेथड से. 4 इंटू नेगेटिव 3 इज नेगेटिव 12. अब 12 के दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव 12 है और सम है 4, वो है 6 एंड नेगेटिव 2. और ये आपको देंगे सम 4. 6 माइनस 2 इज 4. तो 12 को हम लिखेंगे 6 और नेगेटिव 2 स्प्लिट अप करके. ओके 4x को, तो 4x की जगह डालेंगे हम 6x माइनस 2x. ओके अब इन दो टर्म्स में कॉमन है 4x. सो दिस इज सॉरी इट्स नॉट 4x, इट्स 2x. सो इट्स 2x प्लस 3. इन दोनों में कॉमन लेते हैं नेगेटिव, तो ये है 2x प्लस 3. अब इन दो टर्म्स में कॉमन है 2x प्लस 3. सो दिस इज 2x प्लस 3. और इधर आ जाएगा 2x और इधर है नेगेटिव 1. इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें जीरो को, तो एक x आएगा नेगेटिव 3/2, दूसरा x आएगा 1/2. ये है अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा. अब हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप. सो पहली जो रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा. नेगेटिव b is 4/4 which is equal to -1. और अल्फा बीटा देखते हैं -3/2 plus half which is -2/2 which is equal to -1. So -1 is equal to -1. First relationship is verified. Now for the second relationship में product of zeros जो है वो होता है c/a. तो अल्फा बीटा होगा c/a. अल्फा है -3/2 और बीटा है हाफ. सीज की वैल्यू है -3. सो -3 a है 4. तो ये भी हो गया -3/4 इज इक्वल टू -3/4. एंड हेंस द रिलेशनशिप जो हमने वेरीफाई कर ली between the zeros and the coefficient of x square x and constant c. So relationship is verified. अब देखते हैं इसका पार्ट बी. पार्ट बी में दिया है अल्फा और बीटा इसके जीरोस है. सो हमारा पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 1 और सी है -2. अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -1. और अल्फा बीटा होता है c/a, तो ये हो जाएगा -2. नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. और यहाँ एलसीएम ले लेंगे बीटा अल्फा, तो इधर रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है और ये हमें मिलेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर में.
तो a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपको चाहिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि सभी को हमें अल्फा प्लस बीटा, इस पूरी एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आने कि वही वैल्यूज नोन है। तो अल्फा बीटा जो है वो है -1, सो दिस इज -1 का स्क्वायर, और सॉरी अल्फा प्लस बीटा है -1, अल्फा बीटा है -2, सो दिस इज -2 विच गिव्स अस 1 प्लस 4 अपॉन -2, दिस इज 5। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो है -5/2। अगर क्वेश्चन नंबर 30 में प्रूव करना है 2 माइनस रूट थ्री बाई फाइव इज एन इरेशनल नंबर, और आपको दिया है √3 इरेशनल नंबर है, तो हम इसे ज्यूम कर लेंगे, लेट 2 माइनस रूट थ्री बाई फाइव बी ए रैशनल नंबर। हम इसे मान लेते हैं रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये होगा a बाई बी की फॉर्म में, where b is not equal to 0 and a and b are co-primes। ए एंड बी को प्राइम्स का मतलब है कि इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, जैसे कि 2 और 3, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो इसी तरह ए और बी को प्राइम्स हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 5a/b, और -√3 हो जाएगा 5a/b माइनस 2। सो -√3 हो जाएगा, b ले लेते हैं एलसीएम, 5a माइनस 2b, और √3 हो जाएगा 2b, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब यहाँ पे a और b तो था रैशनल, तो ये 2 5 सब इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये है रैशनल। लेकिन √3 तो दे रखा है इरेशनल, तो इरेशनल रैशनल के इक्वल हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखोगे हेयर LHS is irrational, which is given, but RHS is rational. So LHS, now this, तो ये irrational है, ये rational है, which contradicts। अगर ये irrational है तो ये भी irrational होना चाहिए क्योंकि यहाँ ये equate हो रहे हैं। So this contradicts our assumption। ये गलत है क्योंकि हमने, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने ज्यूम ही गलत किया था, तो हमने जो ज्यूम गलत किया था वो है रैशनल, इसका मतलब ये होना चाहिए इरेशनल। हेंस we can see that 2 minus √3 by 5 is irrational। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। A parallelogram circumscribing a circle means that there is a parallelogram that is touching all the sides of the circle and the parallelogram is drawn outside the circle। पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के बाहर है और उसकी सभी साइड्स जो है वो सर्कल को टच कर रही है। लेट मी शो यू हाउ। तो हम मान लेते हैं ये है एक साइड जो सर्कल को टच कर रही है पैरेललोग्राम की, ये मान लेते हैं दूसरी साइड, और ये मान लेते हैं तीसरी साइड, और ये मान लेते हैं फोर्थ वन। तो मान लेते हैं ये है पैरेललोग्राम ABCD, और ये टच कर रहा है PQRS पे, और सेंटर ऑफ द सर्कल है O। अब आपको प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो जो गिवन है वो है ABCD is a parallelogram, and to prove that ABCD parallelogram, ABCD is a rhombus। अब पैरेललोग्राम rhombus तभी बनेगा जब उसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। So we will try to prove that all its sides are equal, and for that we are going to join O to B, O to P, O to Q, O to C,
and O2R. Okay, we need not have to join this. हमें join करने की जरूरत नहीं है. We'll use the concept of tangents. So let's start with the proof. अब यहाँ पे B है एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल के लिए, और B से टेंजेंट बन रही है BP और BQ. इसी तरह A भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट्स हैं AP एंड AS. D भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट्स हैं DS और DR. और C एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट्स हैं CR एंड CQ. और ये सभी इक्वल है. AP इज इक्वल टू AS है, BP इज इक्वल टू Q है. तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा BP इज इक्वल टू B. BP BQ के इक्वल है. ऐसे ही AP है इक्वल AS के. सो AP इक्वल है AS के. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर मैंने BP लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो BP के साथ AP को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, ताकि इन दोनों को सम अप करके AB बन जाए, जो मैं बाद में. अभी अब आपने लेना है DR. तो DR को रखना है LHS में, तो DR के इक्वल है DS के. और इसी तरह C से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं CR और CQ. तो CR को मैं रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और इधर रखूंगा CQ. और इन सभी का एक ही रीजन है, these are tangents drawn from external point to a circle are equal. और इन सभी इक्वेशंस को मान लेता हूँ 1 2 3 एंड 4. अब इन सब को मैं ऐड करता हूँ, 1 2 3 एंड 4 इक्वेशंस को ऐड करूंगा. तो मैं क्लब करूंगा, ऐड करने के लिए LHS और RHS ऐड करेंगे इन सभी इक्वेशंस का. तो BP में क्लब कर दूंगा AP, और DR में क्लब कर दूंगा CR. इसी तरह इधर BQ में क्लब कर दूंगा CQ. तो BQ को क्लब करूंगा CQ के साथ, तो BQ में क्लब करूंगा CQ, और AS में क्लब करूंगा DS. तो BP प्लस AP बन जाएगा AB, और DR प्लस CR बन जाएगा CD. BQ प्लस CQ बन जाएगा BC. AS प्लस DS बन जाएगा AD. तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट. अब यहाँ पे जो AB है वो इक्वल है CD के, क्यों, और BC इक्वल है AD के. रीजन है दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम भी है. दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, अगर ये इक्वल है तो यहाँ से मान लेते हैं फिफ्थ. वी कैन से देयरफॉर 5 बिकम्स. अब मैंने CD को रिप्लेस कर दिया AB के साथ, तो इधर CD की जगह AB डाल दिया, क्योंकि AB और CD इक्वल है. नेक्स्ट AB ले लिया मैंने. अब रखूंगा मैं AD की जगह डाल देता हूँ BC, क्योंकि BC और AD इक्वल है. तो ये बन जाएगा BC प्लस BC. सो 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC. तो AB हो गया BC के इक्वल. बट लेकिन AB तो इक्वल है CD के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ऐसे ही BC इक्वल है AD के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है. यहाँ से आपको मिलेगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. देयरफॉर पैरेललोग्राम में सभी साइड्स हो गए इक्वल. पैरेललोग्राम ABCD इज द rhombus. ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड and exactly opposite to each other, and at a point on the road between them. तो यहाँ पे रोड है 100 मीटर वाइड. लेट्स से फिगर बना लेते हैं, रफ स्केच. तो ये है, लेट्स से रोड विच इज 100 मीटर वाइड, एंड हियर आर टू पिलर्स ऑन द ईदर साइड. ओके, अब आगे दिया है, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स. पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स मतलब मिड पॉइंट नहीं, इस रोड में
कहीं पे भी, इस रोड के ऊपर कहीं पे भी आपके पास एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पिलर 60 एंड 30 डिग्री, और यहाँ पे दिया है पिलर्स है इक्वल। तो पिलर्स जो है दोनों की हाइट इक्वल है, लेट्स से दीज आर इक्वल, और एक एंगल है यहाँ से एट ए पॉइंट ऑन द रोड, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पिलर्स के साथ है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का मीन्स 60 डिग्री बड़ा एंगल है, सो दैट मीन्स दैट, इसका मतलब वो थोड़ा पिलर के पास है, तभी वो बड़ा एंगल बनेगा। हम मान लेते हैं ये है 60 डिग्री। दूसरा एंगल जो है 30 डिग्री है, तो ये पिलर से दूर है यहाँ से, क्योंकि जितना दूर जाओगे पिलर से उतना ही एंगल छोटा होता जाएगा। तो ये मान लेते हैं 30 डिग्री। ए बी बी द हाइट ऑफ द पिलर, सी डी बी द हाइट ऑफ द अदर पिलर, ये है एंगल्स ऑफ एलिवेशन। आगे दिया है वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पिलर। तो लेंथ ऑफ ईच पिलर मींस वी हैव टू फाइंड आउट ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल है, तो ए बी सी डी निकालना है। और distance of the point on the road from the pillars, distance of the point on the road, ए बी सी डी पॉइंट मान लेते हैं ये, तो आपको एक निकालना है बी ई। डिस्टेंस ऑफ, यहाँ दिया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स। तो इस पिलर की, इस पॉइंट की इस पिलर से डिस्टेंस, और इस पॉइंट की इस पिलर से एक बी ई और एक ई डी आपको फाइंड आउट करना है। यही आपको दे रखा है। तो हमने ले लिया लेट ए बी and CD be the height of the pillars. Okay, और ये जो width है रोड की ये है 100 मीटर। This width is 100 meter. Now let's start with this triangle. ये triangle का नाम है, ये है right angle triangle CD। इसमें मैं लगाता हूँ tan 60। तो tan 60 मैंने लगाया तो मुझे मिला CD by ED। tan 60 होता है रूट, और ये जो ED है इसे मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 100 माइनस बी। ED ED जो है वो है 100 माइनस बी। ED जो है वो है 100 माइनस बी। मैंने ED को यहाँ रिप्लेस कर दिया 100 माइनस बी। तो CD आ गया √3 इंटू 100 माइनस बी। लेट दिस बी द हाइट ऑफ द फर्स्ट फिगर जो CD है। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगला राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी ई। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई में फिर से मैं यूज करता हूँ tan 30, और tan 30 हो जाएगा ए बी बाय बी, और ये हो जाएगा ए बी बाय, अब tan 30 होता है 1/√3। ए बी भी पता नहीं है, बी ई भी पता नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ जाएगा बी ई बाय √3। लेट दिस बी सेकंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पिलर्स की हाइट सेम, मतलब सी डी और ए बी इक्वल है, और सी डी था √3 इंटू 100 माइनस बी ई, और जो ए बी है वो है बी ई बाई √3। तो ये हो जाएगा बी ई बाई √3 फ्रॉम 1 एंड 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। दिस इज 100 माइनस बी ई इज इक्वल टू बी ई, और ये हो जाएगा 300 माइनस 3 बी ई इज इक्वल टू बी, और आपको मिलेगा 4 BE इज इक्वल टू 300, एंड BE इज इक्वल टू 300 बाय 4 टू 150 एंड 2 एंड 75। तो BE जो है वो है 75 मीटर। अब आपसे BE हो गया, दूसरे पिलर के डिस्टेंस पॉइंट से आपको ED भी निकालना है। तो ED हो जाएगा 100 माइनस 75, वो है 25 मीटर। ये भी हो गया। अब आपसे पूछा है दोनों पिलर्स की हाइट। तो ए बी इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है, आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 को ले सकते हैं और आपको पिलर की हाइट मिल जाएगी। लेट्स कंसीडर दिस ए बी, ये है बी ई बाई √3, तो बी ए है 75, तो ये हो जाएगा 75 बाई √3,
और 75/√3 को रैशनलाइज किया तो ये हो जाएगा 75√3/3. So 3 to the 6, 25, which is 25 into √3. Now if we look at the question, उसमें √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा 25 into 1.732. Now 25 into 1.732 आप करोगे तो आपको मिलेगा, so this is 25 into 1.732, 43.3. तो ये है 43.3 मीटर. ये है height of the two pillars, or distance of the point from the two pillars is 75 and 25 meter. Okay. For question number 33 का first part, E से point on the side AD produce of a parallelogram ABCD. So this is question number 33rd part A. Or let's draw the parallelogram first. Now question में दिया है E से point on side AD produced of parallelogram ABCD. तो हम मान लेते हैं ये है parallelogram. This is the vertex A, B, C and D. अब produced है E से point on side AD produced. So AD को produce करेंगे. Let's produce AD और उस पे है एक point E. Next दिया है and BE intersect CD at F. BE join करेंगे, CD को intersect करेगी F. ये है फिगर. आपको शो करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB. तो लेट्स राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन इज ABCD से पैरेललोग्राम. Now we have to show or prove that triangle ABE is similar to triangle CFB. It's easy to prove. इन दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB में. तो ट्राइंगल ABE है ये और CFB है ये. सबसे पहले इनमें एंगल A और एंगल C इक्वल है. तो एंगल A और एंगल C इक्वल है. रीजन है दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, आर इक्वल. नेक्स्ट है AEB इज इक्वल टू एंगल CBF. एंगल AEB जो है वो है इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BCF. सॉरी, AEB is equal to angle CBF. और रीजन इनका है AE and BC are parallel और ये है transversal और ये दोनों है alternate interior angles. These are alternate interior angles are equal. So which is by AA rule we can say that triangle ABE is similar to triangle CFB. ओके, इसका है पार्ट बी. इसमें दिया है साइड ABBC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल है ABC और इसकी ABC, इसकी है मीडियन AD. So median means that D is the midpoint. Our respective proportion to sides PQQR and median PM of triangle PQR. तो ये ले लेते हैं triangle PQR और इसमें है मीडियन PM. अब इसमें जो गिवन है वो है AB proportion में है PQ के. तो AB is in proportion with PQ
AB, PQ, and then BC and QR. So BC and QR, and then AD and PM medians are in proportion. This is given to us. Okay, these are in proportion. We have to prove that triangle ABC, triangle ABC similar to triangle PQR आपको prove करना है. Okay, let's write down what is given to us. Therefore, AB by PQ दिया है, BC by QR is equal to दिया है AD by PM. अब यहाँ पे जो BC है, अगर BC और QR प्रोपोर्शन में है तो इनका हाफ हाफ भी प्रोपोर्शन में होगा. और हाफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके मिड पॉइंट्स हैं AD और PM मीडियन होने से. तो हाफ ऑफ BC ये भी है, ये भी है, मैं कंसिडर करता हूँ BD. तो यहाँ मैंने लिख दिया BD. रीजन बीइंग D इज द मिड पॉइंट, और इधर मैं कंसिडर करता हूँ QR. तो AB by PQ is equal to BD by QM is equal to AD by PM. अब ये जो साइड्स हैं AB, PQ, अब होगी BD, QM और AD और PM प्रोपोर्शन में. तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स SSS सिमिलरिटी रूल से सिमिलर है. Therefore ट्राइंगल आप लिखोगे ABD is similar, ये ट्राइंगल है, is similar to triangle PQM. ABD is similar to triangle PQM. और रीजन आप ब्रैकेट में ले सकते हो by SSS सिमिलरिटी रूल. अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके B और Q एंगल जो है वो इक्वल है. रीजन बीइंग दे आर corresponding angles of similar triangles are equal. तो ये है corresponding angles of similar triangles are equal. अब बी क्यू के इक्वल है, ए डी और पी क्यू प्रोपोर्शन में है, बी सी और क्यू आर ऑलरेडी है, तो ये बन गया एस ए एस. सिमिलरिटी रूल से दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे. तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ से आप उठाओगे ये दो साइड्स. तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू BC by QR, which is given, and angle B is equal to angle Q. Okay, proved above. तो आप लिखोगे by SAS not congruence, ये सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के. तो ये भी प्रूव हो गया. Let's move on to question number 34. क्वेश्चन नंबर 34 के फर्स्ट पार्ट में पूछा है ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 90 किलोमीटर constant speed. Had the speed been 50 किलोमीटर per hour more, it would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. तो ट्रेन ट्रेवल करिए डिस्टेंस 90 किलोमीटर. किलोमीटर जो है डिस्टेंस इज कांस्टेंट, और स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो आपको 30 मिनट कम लगते सेम जर्नी के लिए, मतलब सेम डिस्टेंस के लिए. तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ लिख लेंगे कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट ए. लेट original speed of the train be x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, ये 90. तो टाइम जो लगेगा वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. सो दिस इज 90 बाय x आवर्स. ओके, नाउ न्यू स्पीड. अगर स्पीड को हम बढ़ा दें 15 किलोमीटर पर आवर हो तो इसमें 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दो तो है न्यू स्पीड. अब डिस्टेंस सेम डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड, और ये भी है आवर्स में. अब यहाँ पे स्पीड बड़ी है तो आपके पास दो टाइमिंग्स है.
टाइम की वैल्यूज है। यहाँ पे स्पीड बड़ी है, मतलब ये टाइम की वैल्यू कम है और ये टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों में जो डिफरेंस है 90/x, ये टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि यहाँ स्पीड बड़ी है। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको सेम डिस्टेंस के लिए कम टाइम लगेगा ट्रैवल करने के लिए, और जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स। ये तो मिनट्स है, इसे हम चेंज करेंगे आवर्स में, तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ लेट्स टेक 90 आउट, और x प्लस 15 है एलसीएम, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 माइनस x, 1/2, x gets cancelled, and now we have this is 90 into 15 into 2 is equal to x squared plus 15x, and 90 into 2 is 180. This gives me 15 into 2. Okay, 15 into 2 is 30. 30, and 9 threes are is 27, so this is 2700. So हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 15x minus 2700 is equal to 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और splitting the middle term। Let's write down the values, और a into c है 1 into negative 2700 which gives me negative 2700। तो मुझे चाहिए 27 के दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट हो नेगेटिव 2700, वो हम साइन कर देंगे, और प्लस करने पे आना चाहिए 15। तो ये जाएगा 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 5 and 0, 6 12, 2 7 14 and 5, and this goes in 3 3 6, 3 6 and 5, 3 7 21, so 3 2 6 5, 5 and 5. Now 5, we have to find the two factors from this factorization। So दो factors होंगे, 3 3s are is 9, 3 3s are is 9, 5s are is 45, एक हो गया 45, और दूसरा है 2 2s are 4, 4s are 12, and 12 5s are is 60, so 45 and 60 are the two factors। एंड हमें चाहिए प्लस का साइन, तो बड़ी को देंगे प्लस और इसको देंगे नेगेटिव। सो नेगेटिव 45 इंटू 60 मिलेगा नेगेटिव 2700, और नेगेटिव 45 प्लस 60 हो जाएगा 50। तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x माइनस 45, किन दोनों में, इन दो टर्म्स में, इनमें कॉमन होना चाहिए 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में कॉमन है x माइनस 45, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 45 0 है या x प्लस 60 0 है, और x हो गया नेगेटिव 60 विच इज नॉट पॉसिबल, सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस, एंड x आ गया 45। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ ऑरिजिनल स्पीड जो हमने मानी थी x, तो ऑरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन है 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी। वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a है x c प्लस 1, सॉरी, a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c प्लस 1, b है x का कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव c इंटू सी प्लस 1, और c है 3 इंटू प्लस 9। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल है, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट रहता है 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b है ये, तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c प्लस माइनस 4 इंटू a इज c प्लस 1, c is 3 into c plus 9, ये c है, इक्वल टू 0। नेगेटिव 6 स्क्वायर होगा 36, इसको रख लेते हैं c प्लस 1 द होल स्क्वायर, माइनस 4 3s are is 12,
और यहाँ रहेगा c+1 और c+9 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दो टर्म्स में c+1 और 12 कॉमन है। 12 इंटू c+1 इज कॉमन, तो यहाँ रह गया 3c+1। यहाँ से नेगेटिव ये चला गया तो रह गया नेगेटिव c+9। ओके, अब 12 को शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा 0/12 विच इज 0। सो c+1 और ये हो जाएगा 3c+3 - c - 9 इज इक्वल टू 0। सो c+1, 3c - c is 2c - 6 is equal to 0। सो इधर आपका c+1 0 है, 2c - 6 0 है। यहाँ से c हो जाएगा -1, इधर से c मिलेगा आपको 3। अब क्वेश्चन में देखें तो यहाँ लिखा है c -1 नहीं हो सकता, क्योंकि c को अगर -1 किया तो ये सभी जीरो हो जाएंगे, सभी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो दिस वैल्यू हैज टू बी रिजेक्टेड। नाउ द वैल्यू ऑफ c इज 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है फॉर द फॉलोइंग टेबल वी हैव टू फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। मोड और मीन निकालना है। लेट मी प्रिपेयर दिस टेबल। और पहले है एज इन ईयर्स। ओके, पहला कॉलम है एज इन ईयर्स और सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ पेशेंट्स और नंबर का मतलब है फ्रीक्वेंसी। और एज इन ईयर्स इज इन क्लास इंटरवल्स 5 to 15। नेक्स्ट इज 15 to 25, and then 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। ये है आपका फर्स्ट कॉलम विच हैज द क्लास इंटरवल्स। और सेकंड में है फ्रीक्वेंसी, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो है क्लास इंटरवल्स की। Okay, 5 to 15 is 6, sorry, this is 6, 11, 21, 23, 24, 23, and then 40. This is 14, 45 to 55, and then 55 to 65 is 5. Okay, now for finding the mean, let's find out the midpoints, that is the class marks. और midpoints निकालते हैं. This is lower limit, this is upper limit. So lower plus upper divided by 2, 15 plus 20 divided by 2 is 10. Similarly for 15 plus 25 is 40, 40 divided by 2 is 20. So difference is 10. Thus 10 10 increase करते जाएंगे क्योंकि डेटा है continuous। 10 20 30 और width भी same है 10 20 30 40 50 and 60। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए यूज कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड। सो fi into xi, this is 60, 220, 21 into 30 is 6, 30, 23 into 40. So 4 3s are is 12, 4 to 8 9, 9 20, 5 4s are 20, and 600, sorry, it's 700। 5 4s are is एक जीरो तो लगेगा ही। 5 4s are is 20, then 700, and the 16 to 5 is 300। अब इसकी समेशंस है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, वो हो जाएगा 0, 6 7 8 3 11, 2 13, 13 और 6 7 8 9 9 18 7 25 और 3 28, 2830। और इधर भी समेशन निकालते हैं सिग्मा एफ आई। तो 6 और 11 17 और 21 है 38, and 5 is 43, 43 and 14 is 57, 57 and 23 is 80।
ओके, सो मीन हम निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई which is 2830 divided by 80. This is V. Now 8 3s are is 24. This is 3, 24 and 43. 43 means 8 5s are is 40, then 30. So again point, then 3 and 75. So 283 divided by 8 is 35.375 और इसको राउंड ऑफ अगर करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस में तो आएगा 35.38. We can also write it as up to this 35.38 up to 2 decimal places. ओके, अब निकालना है इसका मीन हो गया, अब निकालते हैं मोड. तो मोड के लिए चाहिए पहले मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास होती है वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 23. तो मॉडल क्लास है 35 to 45. और मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है L प्लस, नाउ ओके, L प्लस की जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम बोलते हैं F1, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F0 और ये है F आगे वाली फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F इंटू H. अब इनकी वैल्यूज डालते हैं लोअर लिमिट. सो F1 minus this is F0, sorry. Okay, lower limit of the model class is 35 plus F1. F1 is 23, F0 is the previous one 21, and 2 into F1 is 23 minus F0 is 21 minus F2. F2 है 14. H is the class size. H is the class size, which is upper limit minus lower limit, which is 10. Okay, so let's calculate this now. So ये है 35 plus 23 minus 21 is 2, 22 into 23 is 46, minus 21 minus 14 into 10. तो ये है 35 plus 2. 46 minus 21 is 25, 25 minus 14 is 11 into 10, और ये है 35 plus 20 by 11. Now 20 by 11. This is 1.8181. So 35 plus 1.81, which is equal to 36.81, is the mode. Okay, next है question number 36, which is a case study based question, और ये है 4 marks each के 3 questions हैं. Question number 36. और ये है regarding Brian, who is fascinated by twinkling of stars and is dreaming of becoming an astronaut. So he's trying to sketch rocket designs, और ये है एक rocket design. और based on the above, we have to answer the following questions. Find the midpoint of segment joining F and G. ये है F है x एक्सिस के ऊपर, जिससे कोऑर्डिनेट्स है -30. ये है G के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 4, और आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग F एंड G. तो क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट 1, F के कोऑर्डिनेट्स है -30, और जो G है, G के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4, 1,4, और आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एफ जी. सो इन्हें कंसिडर करते हैं x1 y1
x2 y2 midpoint means ratio is 1:1, so section formula reduce हो जाएगा x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 जो आपको देगा midpoint के coordinates x1 है -3 x2 है 1, so this is the x coordinate. Y1 has 0, y2 have 4 by 2, -3 plus 1 है -2 by 2, this is 4 by 2, which is -1 by 2. So -1 by 2 is the midpoint of FG. Next आपसे पूछा है what is the distance between points A and C? Point A. The point A के coordinates है 3,4 और दूसरा है C. C है इधर. C के coordinates है -1, -2. तो ये है AC. So distance between point AC. तो AC फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि है x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. now जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं इधर. a के कोऑर्डिनेट्स है 3,4 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं ये राशि. c के कोऑर्डिनेट्स है -1 -2. So these are our x1 y1 and x2 y2 और ये हो जाएगा x2 is -1 -3 the whole square. This is y2 -2 -4 the whole square. तो ये हो जाएगा -4 the whole square plus -6 the whole square. तो ये हो जाएगा 16 plus 36. So 16 plus 36, 6 is 12, 3, 4 and 5 under root 52. Under root 52 को हम लिख सकते हैं factorize. So 2 into 2 to that is 4, 6, 2 into 2 into 13. तो ये हो जाएगा 2 under root 13 units है distance AC. Okay. Next question है or part. Find the coordinates of the point which divides the line segment join the points A and B in the ratio 1:3. अब ये B part है. A के coordinates अपने पास है 3, 4 और B के coordinates जो B है A और B. A के coordinates है 3, 4, B के coordinates है 3, 2, 3, 2 और हमें फाइंड आउट करने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. तो वो मान लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई इन द रेशियो 1:3. तो ये है m1:m2. तो आपको रेशियो दे रखा है, आपको सिंपली सेक्शन फॉर्मूला पुटअप करना है. ये है x1 y1, ये है x2 y2 and this is what we are supposed to find out. So I am putting in the section formula. So using सेक्शन फॉर्मूला से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसे हमने P माना है होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा दिस इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, m1 है 1 और x2 है 3, m2 है 3, m2 है 3 और x1 है 3 upon m1 plus m2 which is 1 plus 3. Now m1 is 1, y2 is 2 plus m2 is 3 and y1 is 4. m1 plus m2 is 1 plus 3. Okay, simplifying this gives us 3 plus 3 into 3 is 9 and 4. So 2 plus 12 by 4. 9 plus 3 is 12 by 4. 2 plus 12 is 14 by 4, which gives us 3 by 2 and 7 by 2 should be the answer.
Let's check it once again. Okay, this is actually 3. So 3 comma 7 by 2. 4 3 that is 12. So 3 comma 7 by 2 are the coordinates of the point which divide the line segment joining AB in the ratio 1 is to 3. Now what are the coordinates of the point D? Coordinates of the point D. Where is the D? So D is here. So to find the coordinates of point D, draw the perpendiculars to the x and the y-axis. And the coordinates of the point D are -2 and -5 lies in the third quadrant. So D is -2, -5. So that is all for this question. Let's move on to the next one. Okay, question number 37 भी case study based question है. इसमें दिया है treasure hunt is an exciting and adventurous game where participant follows a series of clues, numbers, maps to discover hidden treasures. तो एक treasure hunt है, खजाने की खोज, और प्लेयर्स जो हैं दे आर एंगेज इन थ्रिलिंग क्वेस्ट. उसमें कुछ पजल सॉल्व करनी है, कुछ रिडल्स हैं, ताकि उन्हें लोकेशन का पता चले और वहां पे मिलेगा प्राइस को. सो ट्रेजर हंट गेम खेलते हुए कुछ क्लूज जो है वेरियस स्पॉट्स पे वो फॉर्म करते हैं एपी, और कोई भी नंबर किसी एंड स्पॉट पे वो मिलेगा आपको एन इस टर्म से. तो एन टर्म आपको दे रखी है 20+4 है, ये आपको दे रखा है. But based on this question, we have to answer the following questions. Which number is on the first spot? अब फर्स्ट स्पॉट पे कौन सा नंबर है वो हमें देगी nth टर्म. nth टर्म इसीलिए यूज करते हैं nth टर्म का फॉर्मूला. n है नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट टर्म मींस a1, तो n को 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑन द फर्स्ट स्पॉट विच इज 20+4 is equal to 24. So 24 is the number on the first spot. Okay, which spot is numbered as 112? So that means nth term आपको 112 है. nth term होती है का फॉर्मूला है. ओके, आपको दे रखा है nth term का फॉर्मूला 20+4n. तो ये nth term दे रखी है. nth term is 20+4n. सो इसको सिंपली इधर पुट करो और 4n हो जाएगा 112 minus 20. So 112 minus 20 is 2, 11 minus 2 is 9, और n हो जाएगा 92/4. 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 23. So that means 23rd spot हमें 112 देगा. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है what is the sum of all on the first 10 spots. So sum of all the numbers on the first 10 spots आपको ये फाइंड आउट करना है. तो S of 10 फाइंड आउट करना है. और अब यहाँ पे S10 मतलब ये N है, और S sum of n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे 2a plus n minus 1 into d. ये आपको फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे n अगर मैं दूँ तो ये है 10/2. 2 into a हमें पता है, फर्स्ट स्पॉट पे निकाला था 24, प्लस n है 10 minus 1 है 9, और d आपको पता नहीं है, बट वी कैन फाइंड दिस आउट. सो ये मैंने फॉर्मूला यूज किया 5 2 into 24 is 48 plus 9d. Now a1 is 24. Let's find out a2. a2 मिलेगा 20 plus 4 into 2. So 20 plus 8 is 28. And d is a2 minus a1, which is 28 minus 24 f4. So d f4. Value of d is 4. ये है 5 into 48 plus 9 into 4 is 36. So 5 into 8 plus 6 is 14. Chances are 8, 5 4s are 20, 8 5s are 40 and 42. So sum of 10 terms है 420. Okay. लास्ट क्वेश्चन इसी में दिया है विच नंबर इज ऑन द n-2 स्पॉट. सो आपको nth टर्म आपको दे रखी है विच इज nth टर्म का फॉर्मूला आपको दिया था 20+4n. 20+4n.
अब आपसे पूछा है n-2 स्पॉट पे, तो n-2 स्पॉट पे कौन सी टर्म है? तो ये कर लेते हैं, n की जगह डालना है n-2, so 20 plus 2n-2 which is okay 4 है भी है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा, एक्चुअली ये वैल्यू है 20 plus 4 into n-2। तो n-2 स्पॉट के लिए n को रिप्लेस करेंगे इस nth टर्म में n-2 से, so this is 4n-8, 20 minus 8 is 12 plus 4n, so n-2 स्पॉट पे है 12 plus 4n। ओके, ये है लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। तो यहाँ पे दिया है केस स्टडी 3 में टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक्ड मिल्क गारंटीज बोथ फ्रेशनेस एंड सिक्योरिटी। Now, this milk ensures uncompromised quality, preserving the nutritional values within and making it a reliable choice for health-conscious individuals. भाई, अब ये दिया है एक मिल्क जो है टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक्ड मिल्क, उसके बारे में। तो 500 मिलीलीटर मिल्क जो है वो पैक्ड है क्यूबॉइडल कंटेनर में। 500 milliliter milk is placed in a cuboidal container of dimensions 15 8 by 5 centimeter, और ये मिल्क पैकेट्स फिर पैक किए हैं क्यूबॉइडल कार्टन में। तो ये है कार्टन और ये है मिल्क का कंटेनर। तो जो कार्टन है, इस कार्टन, ये जो क्यूबॉइडल कार्टन है, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर बाय 32 सेंटीमीटर, इसकी ये लेंथ है। तो this should be actually like this, ये इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है दी हुई। तो ये है क्यूबॉइडल कार्टन और ये है आपका क्यूबॉइडल कंटेनर जिसमें मिल्क पैक्ड है 500 मिलीलीटर। इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इधर दे रखी है 15 8 एंड 15 बाय 8 बाय 5, ये है सेंटीमीटर है। और ये है कार्टन, ये है 30 बाय 32 बाय 15, सभी सेंटीमीटर। और based on the above information we have to find the volume of the cuboidal carton। इसका वॉल्यूम निकालना है cuboidal carton का। तो क्वेश्चन नंबर 38 में वॉल्यूम ऑफ cuboidal carton, now you all know the volume of cuboid is length into breadth into height, so this is 30 into 32 into 15, 30 into 32 into 15, which will give me 14,400, so 14,400 centimeter cube. Okay, next is to find the total surface area of a milk packet. This is a milk packet which is in the form of a cuboid, so total surface area of milk packet, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्म रहता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इसकी जो लेंथ है वो है 15 इंटू 8, एल बी 15 इंटू 8, और बी एच हो जाएगा 8 इंटू 5 और प्लस एल इंटू एच हो जाएगा 15 इंटू 5। Okay, so 2 into 15 into 8, 8 5 that is 40, 120, 40 plus 75, which gives me 2 into 120 plus 40 is 160, and 160 and 75 is 5, 7, 13, 2, 35, 5 2 are 10, 2 3 are 6, 7, and 2 2 are 4. This is 470 centimeter square. Okay, this is the total surface area of the milk packet. Next, इसी का और part है, how many milk packets can be filled in a carton? So that would be number of milk packets
इन द कार्टन, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट। और कार्टन की जो डायमेंशंस हैं वो है 15, sorry 30, 32 and 15, so this is 30, 32 and 15। और मिल्क पैकेट की जो डायमेंशंस हैं वो है 15, 8 और 5। 15, 8 और 5, 8 4 is 32, 2 gets cancelled, 6, there are 6 packets in the carton। Okay, hold on, 6 4 is 24, sorry, 6 4 is 24 packets। Okay, now we have to find, next is to find the milk the cup hold. So this cup is in the cylindrical shape. We have to find the capacity of the cup. How much milk can the cup hold means capacity or volume of the cup. Capacity of the cup is in a cylindrical shape. So this is pi r square h. Now pi is 22 by 7, radius is 5, so 5 into 5 and height is 7. This gets cancelled, 22 into 5, 110 into 5 is, this is 550 centimeter cube. 550 centimeter cube means that it would be 550 milliliter. Okay, with this we are done with question number 38. Thank you for watching.